very good morning प्यारे बच्चों. I hope you all are fit and fine. Sigma online classes get full marks in English welcomes you all. I am Arif Sheikh, PGT English and History, qualified NET, CTET, READ. I have 5+ teaching experience. It's about Sigma and me. Sigma is renowned leading learning platform, great planner, accountable, accessible, result-oriented, skill developer, and I am positive, enthusiastic, supportive, trusted, goal-oriented, knowledgeable, and clear communicator. Our aim is to provide quality education, to break the veil about online coaching classes, to resolve all the concerns of parents and students, to improve the efficiency and effectiveness, to assist students to develop the clear and basic fundamentals of the subject. Let's start learning with me. जो कल हम टेंसेस के बारे में हमने स्टार्ट किया था और एक इंट्रोडक्शन चल रहा था कल कि टेंसेस को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें जानना, क्या क्या पॉइंट्स हमें मालूम होना ज़रूरी है. तो कल हमने सब्जेक्ट देखा था. सब्जेक्ट क्या होता है ना, जो मेन हीरो होता है सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट होता है. सारे के सारे कार्य वही करता है क्योंकि है ना, हमने यहाँ पर देख ही लिया था और मुझे लगता है आपने कल देख लिया होगा. सब्जेक्ट कौन है? यहाँ सचिन चाय पी रहा है ना, कैलाश तैर रहा है ना, यहाँ पे देवे लड़ रहे हैं है ना, ये डॉग है ना, ये रवि, ये इसके सब्जेक्ट हैं. मुझे पता है आपने बिल्कुल सही पहचान ही लिए होंगे. फिर उसके बाद में हमने मेन वर्ब देखी थी. सब्जेक्ट जो कार्य करता है उस कार्य शब्द को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं. प्लेइंग, राइटिंग, फटाफट रिवीजन कर लेते कल जो हमने पढ़ा था. गोइंग, वर्किंग, डांसिंग है ना, ड्रिंकिंग, स्विमिंग, क्वेरलिंग है ना, बार्किंग, ड्राइविंग. ठीक है, ये सब हमारी मेन वर्ब हो गई. हेल्पिंग वर्ब जिनका मध्यम टेंस में करेंगे सी डिटेल से उनको पढ़ेंगे, वही तो पढ़ना है हमारी. ऑब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब मिलके अर्थ को पूरा नहीं करते, कोई और शब्द उसके अर्थ को पूरा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. कल हमने देख ही लिया था हमारा क्रिकेट, ए लेटर, ए प्लान, ए स्टोरी, पिज्जा है, और ये टी, ए कैट, मी, कार है ना, इस तरह से सब. चलो अब आगे हम चलते हैं. देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो टेंस में क्या होता है, मेन जो वर्ब है उसकी अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है ना. तो उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट. देखो मेन वर्ब है ना, मुख्य क्रिया का रूप है ना. अब आपको मालूम होना चाहिए मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है. हमने देख लिया मेन वर्ब क्या होती है. जो सब्जेक्ट हमारा जो भी कार्य करता है उस कार्य शब्द को मेन वर्ब बोलते हैं. अब टेंस में क्या होता है, मेन वर्ब के अलग अलग रूप यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं. तो टेंस को सीखने से पहले थोड़ी सी जानकारी उसकी भी होना ज़रूरी है ना. तो यहाँ पर वही देखो, टेंस में हम मेन वर्ब के निम्न रूपों का प्रयोग करते हैं. साहब किन किन रूपों का प्रयोग करते हैं? एक तो हमारी मेन वर्ब की जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट बेस आधार फॉर्म होती है जिसको बच्चे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है? प्रेजेंट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, जिसको आपको बताया जाता है फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म के नाम से आप उसको जानते हो. यहाँ मैंने हिंदी अर्थ दे रखा है फॉर्म्स का. वही एक दूसरी होती है हमारी सेकंड फॉर्म जिसको आप लोग बोलते हैं. वो कौन सी फॉर्म होती है? पास्ट फॉर्म होती है. ठीक है, उसके अलावा एक इसको आप थर्ड फॉर्म बोलते हो. ये क्या होती है बेटा? ये क्या होता है बेटा? ये होता है पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वैसे तो इसको, लेकिन आप इसको लिए थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. और एक हमारा वर्ब के अंदर हम आईएनजी भी जोड़ते हैं ना, आईएनजी फॉर्म. इसको क्या बोला जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, तो जिसको आप थर्ड फॉर्म बोलते हैं उसका असली नाम तो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. और जिसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं उसका असली नाम क्या है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये हमारी जो फर्स्ट फॉर्म जो आप बोलते हो ये बेस फॉर्म होती है, और जिसको आप सेकंड फॉर्म बोलते हो क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है। तो कुल मिला के हम टेंस में जो है वर्ब के कितनी फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। एक तो हम किसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं प्रेजेंट फॉर्म का, एक आप जिसको सेकंड फॉर्म बोलते हो पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, एक हमारे पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और एक हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल आई एन जी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देख लो आप, सबसे पहले मैंने लिखा बिकम, है ना। बिकम यानी क्या होता है, बनना या होना, है ना। ये क्या है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है ना, बेस फॉर्म है। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिकेम। देखो यहाँ पे ओ था ना बीच में, वो क्या हो गया, ए हो गया। और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, पास्ट पार्टिसिपल, बिल्कुल सेम है ना, बिकम बिकम एक जैसा है। और इनका कोई रूल नहीं बेटा है, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म कैसे बना, सेकंड से थर्ड कैसे बना, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। कोई रूल नहीं है इसके लिए, है ना, कि भाई किसी तरह से हमें मालूम पड़ जाएगी एक जैसी तरह से चेंज होती हो ये फॉर्म, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई तरीका नहीं है ना। अब एक होती है आईएनजी फॉर्म। वर्ब में आईएनजी जोड़ने के कुछ रूल्स होते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे आईएनजी फॉर्म के बारे में भी आगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये देखो जब हमने इसमें आईएनजी जोड़ा ना, तो ई लगा हुआ ना, बिकम के पीछे ई लगा हुआ, ये देखो यहाँ से ई हट गया, केवल आईएनजी जोड़ा हमने, है। तो ये जो कुछ स्पेशल रूल्स है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमारे टेंस में जो मेन वर्ब होगी उसकी कितनी फॉर्म यूज़ की जाएगी, चार, फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे चार फॉर्म इसकी यूज़ की जाएगी। एक तो आपकी बेस फॉर्म हो जाएगी, एक आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, एक आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और एक आपका आईएनजी वाली फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो, तो ये तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए ना। बिकम, बिगिन, बिकम बनना, बिगिन शुरू करना, बी इज एम आर होना, ब्रिंग यानी लाना, बाय यानी खरीदना, केच यानी पकड़ना, है ना। कम यानी आना, डू यानी करना, ड्रिंक यानी पीना, ईट यानी खाना, फॉल यानी गिरना, फील यानी महसूस करना, फाइंड यानी पाना, फ्लाई उड़ना, गेट पाना, गिव देना, गो जाना, ग्रो बढ़ना, हैव रखना या पास में होना, हियर सुनना, कीप रखना, नो जानना, ले लिटाना या रखना, लाई लेटना, लाई झूठ बोलना। देखो एक जैसी है, लाई यानी लेटना, लाई यानी झूठ बोलना, लेकिन इनकी जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल्स हैं वो थोड़े अलग अलग हैं, तो ये आपको देखने हैं। लर्न सीखना, मैक बनाना, रीड पढ़ना, राइज उगना, रन दौड़ना, से कहना, सी देखना, सेल बेचना, सेंड भेजना, सिंग गाना, सिट बैठना, स्लीप सोना, स्पीक बोलना, स्टैंड खड़ा होना, स्विम तैरना, टेक लेना, टीच पढ़ाना, टेल कहना, थिंक सोचना, अंडरस्टैंड समझना, वेक जागना, वियर पहनना, विन जीतना, राइट लिखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मेन वर्ब की जो मैंने लिस्ट आपको दी है, ये तो आप बिल्कुल कंठस्थ मेमोराइज कर लो, इसको रट लो इसको, तो है ना, क्योंकि ये तो आपको हर जगह पे काम आएगी आपको, बस इसलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट आपकी दी है। वैसे तो आपको काफ़ी सारी वर्ब्स याद होना चाहिए, लेकिन ये तो याद कर ही लेना, है ना। चलो आगे हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य का रूप। अब जब हम आगे भी टेंस पढ़ेंगे तो वाक्य के रूप के बारे में बेटा हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना बच्चे को पता ही नहीं होता, है ना। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या, कंफ्यूज होंगे क्या मतलब है, तो पहले से हमें मालूम होना चाहिए। तो वाक्य सेंटेंस के कितने रूप हो सकते हैं, चार रूप हो सकते हैं, या टेंस के अकॉर्डिंग, अभी टेंस की बात कर रहे हैं बस हम। एक तो सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य, नकारात्मक नेगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना, प्रश्न और नकारात्मक वाक्य। ये देखो मैं एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर बताऊंगा एक बार, नीचे दी गई सारणी से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। सबसे पहले कौन सा बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। वह चलो पहले नेगेटिव देख ले रहे हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। नेगेटिव सेंटेंस, है ना। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर ना या नहीं का प्रयोग किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, किसका यूज़ हो रहा है इसमें, नॉट का, है ना। ही इज़ नॉट
रीडिंग ए बुक किसका यूज़ हो रहा है इसमें? नॉट का। तो जिस सेंटेंस में नॉट या नो का यूज़ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेगेटिव यानी नकारात्मक। और जिस सेंटेंस में ये देखो, ये कौन सा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। हिंदी में ऊपर लिखा हुआ आप देख लेना, इज ही गोइंग टू स्कूल, है ना। ये पीछे क्या आ रहा है इसमें? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इज ही रीडिंग ए बुक, पीछे क्या आ रहा है इसमें? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क आएगा वो क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो यहाँ पे अगला क्या है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी वो इंट्रोगेटिव भी रहेगा और वो नेगेटिव भी रहेगा, है ना। अब देखो उसमें क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है ना, उसके अंदर क्या? नॉट भी आ रहा है। क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, उसके अंदर क्या? नॉट भी आ रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो प्रश्नवाचक भी है क्योंकि इंट्रोगेटिव भी उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ रहा है, और वो नेगेटिव भी है कि उसके अंदर नॉट भी आ रहा है। नेगेटिव नकारात्मक तो कौन सा होगा? जिसमें नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव कौन सा होगा? जिसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन सा होगा? जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी आएगा और नॉट भी आएगा, दोनों ही आएंगे। तो अब हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य कौन सा होगा? जिसके अंदर नॉट नहीं आएगा। देखो कहीं भी नॉट नहीं है इसके अंदर। जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। देखो कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है पीछे। तो आ गई बात समझ में? नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिसमें नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव किसको बोलेंगे? जिसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसको बोलेंगे? जिसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा और नॉट भी आएगा। ये क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है। ये इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये नेगेटिव है ना, नॉट आ रहा है, ये नॉट आ रहा है। अब अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य कौन सा होगा? जिसके अंदर कहीं भी आपको नॉट भी नज़र नहीं आएगा और क्वेश्चन मार्क भी नज़र नहीं आएगा। तो आपके समझ में आ गई होगी बात कि नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे और इंट्रोगेटिव किसको बोलेंगे, अफर्मेटिव किसको बोलेंगे ना। तो सिर्फ यहाँ पर यही समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो तो क्या था बेटा? वाक्य का रूप था, है ना। अब आगे हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य की संरचना। क्या है वाक्य की संरचना? टेंसेज में ऊपर दिए चारों वाक्य में, जो ऊपर हमने 4 वाक्य पढ़े ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उनकी बात हो रही है। ऊपर दिए चारों वाक्यों में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। जो हमने ऊपर अभी शब्द पढ़े थे ना, सब्जेक्ट, इसलिए तो पढ़े हमने ताकि हमें समझ में आए आगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हर सेंटेंस में चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब में एक शब्दों का निश्चित क्रम होता है। उसी क्रम के अनुसार वाक्य में शब्दों को लिखा जाता है, वरना आपका वाक्य क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और उसी गलत वाक्य तो क्या करते हैं? आपके नंबर करते हैं एग्जाम, उसी के तो नंबर मिलते हैं आपको शब्दों क्रम से लिखने लिए। यही तो टेंस है, शब्दों क्रम से लिखते हैं ना। और जो वर्ब का यूज़ करते हैं वही टेंस है। तो हम वाक्य की संरचना में क्या पढ़ेंगे बेटा? ऊपर दिए चारों वाक्यों में, जो भी हमने ऊपर पढ़े 4 वाक्य, शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। उसी क्रम के अनुसार वाक्य में शब्दों को लिखा जाता है। तो वाक्य की संरचना में हम शब्दों का क्रम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा कौन सा सेंटेंस देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य में शब्दों का क्रम। सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जिसके अंदर नॉट नहीं आएगा, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। वो कौन सा सेंटेंस होगा बेटा? सकारात्मक, अफर्मेटिव, पॉजिटिव बोलते हैं इसको। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। कौन सा सेंटेंस में? अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद में क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य के अंदर शब्द का क्रम क्या रहेगा? पहले नंबर पे क्या आएगा? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तीसरे नंबर पे क्या आएगी? मेन वर्ब। चौथे नंबर पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। यही क्रम रहेगा, कोई सा भी टेंस हो। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य में शब्दों का क्रम क्या रहेगा? यही रहेगा।
अब जैसा कि आपने ऊपर पढ़ ही लिया अभी, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। इसलिए तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना। आपने जान लिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको पता है ही अब क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में शब्दों का क्रम क्या रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पे तो क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट, ये ही लिख दिया हमने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अनुसार आएगी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हमने ईज का इसका इस्तेमाल कर लिया। मेन वर्ब यहाँ पे क्या होगी, गोइंग हो गई। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू स्कूल हो गया। तो हमने सबसे आगे लिखा सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी इज, मेन वर्ब लिखी गोइंग, ऑब्जेक्ट लिखा टू स्कूल। अब है ना, अगर आप ऐसे लिखोगे ना, ये ही लिख दिया आपने, फिर आपने गोइंग लिख दिया, है ना, फिर उसके बाद में आप इज लिख रहे हो, है ना, फिर उसके बाद में टू स्कूल लिख रहे हो, या इसके अलावा आपने कोई और क्रम यूज़ करा है ना, आपने पहले इज पहले लिख दिया, ही बाद में लिख रहे हो, है ना, टू स्कूल पहले लिख दिया, गोइंग बाद में लिख रहे हो, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में क्या, यही शब्दों का क्रम यही होना चाहिए, तभी उस आपका सेंटेंस राइट रहेगा, सही रहेगा, है ना। तो सबसे आगे क्या, सब्जेक्ट लिख दिया, ये देखो ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद में मेन वर्ब जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट विद्यालय जा रहा है ना, किताब पढ़ रहा है, पत्र लिख रहा है, हॉकी खेल रहा है। तो ये किसका क्रम हो गया बेटा, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य का क्रम हो गया ये, है ना। अब देखो आगे चलते हैं, कौन सा सेंटेंस आएगा, नेगेटिव, नकारात्मक, जिसके अंदर नॉट या नहीं आता। अब देखो सकारात्मक वाक्य में क्या क्रम था वाक्य का, शब्दों का, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, फिर मेन वर्ब आ रही थी, फिर ऑब्जेक्ट आ रही थी। अब अगर आपको बोले कि सकारात्मक, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, सकारात्मक वाक्य किस में बदलिए, नकारात्मक में, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में नॉट लिखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, दोनों के बीच में क्या लिखना है आपको, नॉट लिखना है। वो अपना आप नेगेटिव हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपको, बस यही लिखा हुआ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज लिखी हुई, मेन वर्ब गोइंग लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट क्या लिखा, टू लिखा हुआ, टू स्कूल लिखा हुआ। तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में क्या डालना है, नॉट डालना है, उसमें वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ ये आपका सेंटेंस है, ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, इसको क्या बनाओ नेगेटिव, नकारात्मक। तो आपको क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो मेन वर्ब है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या डालना है, आपको नॉट डालना है। तो कैसे हो जाएगा, ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, कैसे हो जाएगा ये देखो, ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी। आगे बात समझ लो, ये ही इज़ प्लेइंग हॉकी, तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब, दोनों के बीच में क्या डालोगे आप, नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये देखो, ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी। तो यानी आपको क्या करना है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के नीचे आप बीच में आप क्या डाल दोगे, नॉट। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच क्या डाल दोगे आप, नॉट। तो सारे के सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये ही इज़ गोइंग स्कूल, ये बीच में नोट डाल दिया, नेगेटिव बन गया। ही इज़ रीडिंग ए बुक, बीच में नोट डाल दिया, नेगेटिव बन गया। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, बीच में नोट डाल दिया, नेगेटिव बन गया। ही इज़ प्लेइंग हॉकी, बीच में नोट डाल दिया, नेगेटिव बन गया। ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, बीच में नोट डाल दिया, नेगेटिव बन गया। अब अगर आपको बोले कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करो, तो बेटा ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर का ये जो सूत्र है ना, ये याद कर लेना। सारे के सारे टेंस में यही स्ट्रक्चर काम आने वाला है हमारा, अलग अलग काम नहीं आएंगे। बस ये 4 स्ट्रक्चर याद करने हैं आपको, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, देखें 4 स्ट्रक्चर याद करने बस आपको। अगर आपको बोले ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, इसको अफर्मेटिव में चेंज करो, तो अफर्मेटिव में क्या है, ध्यान दो, ये नॉट नहीं है, बाकी ऐसा का ऐसा है। तो जब आपको बोले इस नेगेटिव, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल,
तो आपको सिर्फ नॉट हटा देना है, ये अपना आप ये देखो अफर्मेटिव हो जाएगा, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ से नॉट हट गया। तो बात आ गई समझ में। अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए बोले तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट डाल दो। जब आपको नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाने के लिए बोले तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में से नॉट को हटा दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों में शब्दों का क्रम। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में शब्दों का क्रम क्या रहेगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान दो आप, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट थी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग, मेन, ऑब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट, हेल्पिंग, मेन, ऑब्जेक्ट। अब देखो इंट्रोगेटिव में क्या है? हेल्पिंग, सब्जेक्ट, मेन, ऑब्जेक्ट। मतलब मेन और ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह ही है, लेकिन अफर्मेटिव में क्या था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग, है ना? अब इंट्रोगेटिव में क्या हो गया? वो हेल्पिंग आ गई और सब्जेक्ट पीछे चला गया, मतलब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की जगह ले ली। यही है। अफर्मेटिव में क्या था? ही इज। इंट्रोगेटिव में क्या हो गया? इज ही। एक दूसरे की जगह चेंज कर ली उन्होंने बस, तो वो अपना प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और पीछे इसका इंट्रोगेटिव साइन लगाना भूले नहीं, वो जरूर लगाएं आप, है ना? तो बात समझ में आ गई आपके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है? सब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना है? दूसरे नंबर पे, और हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लेके आना है? पहले नंबर पे। बस उसी के अंदर आपका क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा था आपका? ही इज गोइंग टू स्कूल, है ना? तो आपने क्या करा वहाँ पे? इसको कहाँ लेके आगे, ही को कहाँ लेके चले गए? पीछे। तो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बोला जाए, किसको? अफर्मेटिव क्या बोला जाए आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की दोनों की जगह चेंज करनी है, उसी के अंदर वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और अगर मैं आपको बोलूँ इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप क्या बनाओ? अफर्मेटिव बनाओ, तो आपको क्या करना है? ही को आगे लेके जाना है और इसको कहाँ लेके जाना है? पीछे लेके जाना है। और इसे इंट्रोगेटिव साइन को किस में बदलना है? फुल स्टॉप में बदलना है, बस वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा बेटा स्ट्रक्चर? सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना? तो ये हमारा क्या था अफर्मेटिव में? ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या हो गया? इज ही गोइंग टू स्कूल। उसी तरह से इज ही रीडिंग ए बुक, इज ही राइटिंग ए लेटर। तो कुछ नहीं करा हमने, है ना? सब्जेक्ट को कहाँ लेके चले गए? पीछे, और हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लेके चले गए? आगे। बस इतना सा अंतर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था बेटा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही है ना ऊपर देखो। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही है हमारा स्ट्रक्चर। अब जब इस इंट्रोगेटिव को हमारा नेगेटिव भी बनाना हो, साथ में प्रश्नवाचक को साथ में नकारात्मक भी बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? ये जो सब्जेक्ट है और जो मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में क्या जोड़ देंगे? नॉट जोड़ देंगे। ये करेंगे बस हम यहाँ। ये देखो, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इज ही गोइंग टू स्कूल, तो बीच में हमने क्या जोड़ दिया? नॉट जोड़ दिया। इज ही रीडिंग ए बुक, बीच में क्या जोड़ दिया? नॉट जोड़ दिया। इज ही राइटिंग ए लेटर, तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा और ये हमारी जो मेन वर्ब है, दोनों के बीच में हमने क्या जोड़ दिया? नॉट जोड़ दिया। ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, दोनों के बीच में नॉट जोड़ दिया। ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, दोनों के बीच में नोट हमने यहाँ पर जोड़ दिया।
तो आपको 4 स्ट्रक्चर याद करने हैं, चारों की संरचना है ना। अफर्मेटिव में तो क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारे शब्दों का क्रम रहेगा। अगर इसको आपको नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट जोड़ दो। अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाओ और सब्जेक्ट को पीछे लेके चले जाओ, है ना। उसी तरह से हमारा ये नेगेटिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस नेगेटिव का आपको अफर्मेटिव बनाना हो तो नॉट को हटा दो, यहाँ से अफर्मेटिव बन जाएगा। उसी तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव का आपको अफर्मेटिव बनाने के लिए बोले, सब्जेक्ट को इधर लेके जाओ और हेल्पिंग वर्ब को इधर लेके आ जाओ, सिंपल। एग्जाम्पल दे ही रखें, आप इनको देख ही सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव भी साथ में, तो ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या डाल देंगे, नॉट डाल देंगे, सिंपल। तो ये बात होगी बेटा संरचना स्ट्रक्चर की, है ना। चलो आगे देखते हैं, अब आते हैं टेंस की तरफ बढ़ते हैं। द टेंसेस हमने यहाँ अभी तक सीख लिया, सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। उसके बाद में मेन वर्ब के कितने रूप यूज़ करते हैं टेंस के अंदर। उसके बाद में हमने सेंटेंस देख लिया, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, शब्दों का क्रम, अफर्मेटिव में शब्दों का क्रम क्या रहेगा, नेगेटिव में क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा। अब आप टेंस सीखने के लिए तैयार हो चुके हो, तो हमारा स्टार्ट करते हैं द टेंसेस, ठीक है ना। टेंस शब्द जो है बेटा लैटिन शब्द टेम्पस से बना है, जिसका अर्थ होता है समय। तो इसका मतलब टेंस का मतलब किससे है, समय से है, ठीक है। किससे है, मतलब समय से, क्योंकि लैटिन शब्द टेम्पस से बना है, जिसका अर्थ होता है समय। तो टेंस का मतलब भी यहाँ पे किससे, समय से, है ना। नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया था। ही शेल गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो एक चीज देख सकते हो, वह विद्यालय जाता है ना, ये लिखा हुआ एक तो, और एक वह विद्यालय गया था, ये लिखा हुआ। अब जो ये शब्द है ना हमारे को, जाता है और ये गया था, ये क्या है, जाना क्या है, जाना क्या है बताओ, मेन वर्ब, यही तो मेन वर्ब है, यही पढ़ के है ना अभी हम। जो कार्य है वही तो मेन वर्ब है हमारी, है ना। जो कार्य शब्द का जो नाम है वो क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो ये जो शब्द है भाई, वह तो ऐसा कैसा आ रहा है, विद्यालय भी ऐसा कैसा आ रहा है। ये एक तो ये आ रहा है गोज, जाता है, और एक आ रहा है वेंट, गया था। जो इस वर्ब का जो वर्ब है, मेन वर्ब है, अलग रूप है नहीं, यहाँ पे अलग तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग तरह से लिखा हुआ है। जो ये लिखा हुआ है जाता है, ये हमारा प्रेजेंट, आज के समय के बारे में बता रहा है। वेंट, गया था, यानी कि बीते हुए समय के बारे में बता रहा है। यही बता रहा है हमारे को, यहाँ पर कौन बता रहा है हमारे को, ही थोड़ी बता रहा है, नए विद्यालय बता रहा है। तो कौन बता रहा है हमारे को, हमारे को गोज बता रहा है, वेंट बता रहा है ना। इसी से मालूम पड़ रहा है हमारे को। और आगे देखो, ही शेल गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा। हे भी वैसा का वैसा लिखा हुआ है, स्कूल भी ऐसा कैसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या अलग लिखा हुआ है, शेल गो, गो क्या है, मेन वर्ब, शेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ब का अलग अलग रूप देखा ना। पहले वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, गो लिखा हुआ है ना। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, वेंट लिखा हुआ है। तीसरे वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, शेल गो लिखा हुआ है। बाकी ही तो सब में एक जैसा लिखा हुआ है, टू स्कूल भी सब में एक जैसा लिखा हुआ है, यानी वह भी वैसा का वैसा है, विद्यालय भी वैसा का वैसा है। लेकिन जाता है, गया था और जाएगा, जो हमारी मेन वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है,
वो उसका अलग अलग रूप है। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ब का अलग अलग रूप हमें अलग अलग समय की जानकारी देता है। जाता है तो हमें आज की जानकारी दे रहा है, अभी की, रोजाना की, है ना। और गया था हमें बीते समय की जानकारी दे रहा है, और जाएगा हमें आने वाले समय की जानकारी दे रहा है। तो टेंस में हम अलग अलग समय में वर्ब के अलग अलग रूपों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो बेटा ये जो आपने यहाँ पे वर्ब देखी ना, ये गोज, वेंट, है ना, शेल गो, तो इस वर्ब का जो अलग अलग रूप होता है समय के अनुसार, है ना। तो टेंस, तो हम इसी का अध्ययन करते हैं। इसी चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। इस अलग अलग वर्ब के रूप के अध्ययन को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेंस बोला जाता है ना। जब आप इस सारणी को देखेंगे तो पाएंगे कि इस आधार पर हम समय को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखा ना आपने? जब आपने यहाँ पर देखा ये वर्ब का रूप रोजाना से संबंधित है ना, तो इसको तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टाइम बोलेंगे, इसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और जो ये गया था बीते समय का है ना, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पास्ट टाइम बोलेंगे ना, पास्ट टेंस बोलेंगे। उसी तरह से जो आने वाले समय की बात होगी उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्यूचर टाइम बोलेंगे, फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब आगे हम और इसका क्लासिफिकेशन कल हम डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी लंबा हो गया, 30 मिनट का वीडियो हो गया है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना, और मेन वर्ब के रूप, और उसके बाद में हमने, है ना, सेंटेंस की के फॉर्म, अफर्मेटिव, नेगेटिव, है ना, उसके बाद में अफर्मेटिव नेगेटिव शब्दों का क्रम, उसके बाद में हमने आज ये टेंस को भी समझ लिया, है ना। टेंस में हम क्या करते हैं, क्या हमारा उद्देश्य होता है ना, किस किस तरह का टेंस होता है। ठीक है, ये सब बातें बेसिक ही जानना ज़रूरी है, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएगी। अगर ये नहीं जानते ना तो आपको आगे की बातें समझ में नहीं आने वाली फिर। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे और समझेंगे टेंस के बारे में। और मैं बता रहा हूँ टेंस इतना अच्छे से कर लेंगे हम कि आपके जितने भी है ना अलग अलग क्लासेस में अलग अलग नंबर का है, 6, 7, 8, 10 नंबर तक भी आता है ये, है। तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे आपके, लेकिन आप मेरे साथ बने रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। See you soon in the next class. Take care then.